नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर अपूर्व अनुभव। तो हमारा ये जो चैप्टर है अपूर्व अनुभव, इसकी लेखिका है तोस्तुको कुरियानी जी। इसका हिंदी अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। और ये जो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पर ये तोस्तोचान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। यानी कि ये जो चैप्टर यहाँ पर लिखा गया है ये विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। ये जो पूरा चैप्टर था, ये जो एक तरह से साहित्यिक जो ये लिखा गया, ये जापानी भाषा में लिखा गया था और इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया गया। तो तोस्तोचान एक ऐसी अद्भुत पाठशाला जिसमें कि पढ़ने वाले बच्चों की एक कहानी ये है। ये किसकी कहानी है? तोस्तोचान। तोस्तोचान क्या है? एक अद्भुत पाठशाला है। जैसे कि आपने लास्ट सेशन में भी देखा कि क्या होता है इस पाठशाला में। ये एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये पाठशाला है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की एक अलग ही कहानी है। इस पाठशाला में रेल के डिब्बों की कक्षाएं थी। रेल के डिब्बों की कक्षाएं बनी हुई थी। यानी कि बच्चों को एक तरह से होता है ना कि बच्चों को एक्साइटेड करने के लिए, स्कूल जाने के लिए उत्साहित करने के लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना जिनको पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए ये एक इस तरह का स्कूल था कि जहां पर बच्चे जिसका मन नहीं भी करता है वो भी स्कूल जाने को उसका मन करे। तो ये रेल के डिब्बे की कक्षाएं थी और गहरी जड़ों वाले पेड़ों की यहाँ पर पाठशालाओं का गेट था। जो गेट था पाठशाला का वो गहरी जड़ों वाले जो पेड़ होते हैं उनका ये गेट बना हुआ था। पेड़ों की शाखाएं बच्चों के खेलने के कोने थे। जो पेड़ों की शाखाएं थी वो बच्चों के खेलने के कोने थे। वहां पर जाकर बच्चे खेला करते थे, कूदा करते थे। उस अनोखे पाठशाला के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। उस अनोखी पाठशाला के संस्थापक, फाउंडर कौन थे? श्री कोबायाशी। तो लेखिका स्वयं उस पाठशाला की छात्रा है। लेखिका कौन है? जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है जापानी भाषा में। तो उन्होंने अपने कुछ संस्मरण, अपनी कुछ यादें, देखिए संस्मरण क्या होते हैं? जो हमारी यादें होती हैं, जिनको हम याद करते हैं और फिर उसको हम लिख देते हैं। तो ये चैप्टर जो है हमारा संस्मरण विधा में ही लिखा हुआ है। लेखिका अपनी ही बचपन की बातों को याद करती है क्योंकि लेखिका उस पाठशाला की छात्रा थी। तोस्तोचान से लिया हुआ यह अंश अपूर्व अनुभव वास्तव में लेखिका के बचपन के अनुभवों पर आधारित है। ये क्या है? लेखिका के बचपन के जो अनुभव हैं, उनके बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पर आधारित है। तो देखिए चैप्टर हमारा काफी कुछ हमने अपने चैप्टर में, अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था कि किस तरह से तोस्तोचान जो था बच्चा, जो यहाँ पर जो दूसरा एक तोस्तोचान की जो ये कहानी है, इसमें जो बच्चा था वो किस तरह से पेड़ पर चढ़ना चाहता था और वो नहीं चढ़ पा रहा था, फिर क्या कुछ उसको चढ़ाने के लिए पेड़ पर यहाँ पर किया गया। तो वो सारी बातें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे पाठ को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या कुछ हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो देखिए तोस्तोचान, ये जो चैप्टर है तोस्तोचान नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का एक भाग है। तोस्तोचान नामक पुस्तक की लेखिका तोस्तुको किरियानगी है और इस पुस्तक की अनुवाद पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने किया है। तोस्तोचान नामक पुस्तक जो है वो विश्व साहित्य की एक बहुत बड़ी मूल्यवान संपत्ति है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। और कहानी के इस भाग में लेखिका कहती है, आज तोस्तोचान के लिए एक तरह से ऐसा दिन आ गया था कि जब उसको कोई बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम करना था।
दोस्तों चांद को आज एक बहुत बड़े हिम्मत वाला काम करना था। और वो हिम्मत वाला काम क्या था? हिम्मत वाला काम ये था कि उसने यासुकी चान कैसा बच्चा था? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था ना? किस किस को याद है? फटाफट से हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई बच्चा यहाँ पर पाठ को सुन रहा है या पढ़ रहा है। देखिए, जो यासुकी चान था वो बच्चा था थोड़ा सा वो एक तरह से विशिष्ट बालक जिसको हम कहते हैं, वो बच्चा था। बहुत अच्छे से वो चल फिर नहीं सकता था, उसको पोलियो की बीमारी थी। तो आज दोस्तों चांद के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उसको एक बहुत ही हिम्मत वाला काम करना था। वह काम था कि उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने का निमंत्रण दिया था। यासुकी चांद को उसने कहा था कि मैं आज तुम्हें अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। इस बात को उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये बहुत, देखिए, अगर किसी को इस बात का भनक भी लग जाती तो शायद ये पॉसिबल नहीं था कि यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाया जाए। लेकिन इस बात को किसी को भी नहीं जानता था। जापान के तोमोए में प्रत्येक बच्चा बाग में मौजूद पेड़ों में से खुद के लिए एक पेड़ को चुन लेता था। जापान का जो तोमोए शहर है, वहां पर प्रत्येक बच्चा बाग में मौजूद पेड़ों में से एक पेड़ को अपने लिए चुन लेता था और उस पर अपना हक समझता था। उसी तरह दोस्तों चांद ने भी उसको अपना चुन रखा था। उस पर चढ़ना मुश्किल था, परंतु उस पेड़ पर ठीक से कोई चढ़ जाए तो वह उस पेड़ की जमीन से कई 6 फुट की ऊंचाई पर पेड़ के तने का वह भाग जहां से 2 मोटी शाखाएं डालियां एक साथ निकलती हैं, वहां तक पहुंच जाता था। बिना अनुमति के कोई भी दूसरे के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि यासुकी चांद जो बच्चा था उसका अपना कोई पेड़ नहीं था। यासुकी चांद जो दूसरा बच्चा था उसका कोई अपना पेड़ नहीं था। इसी कारण दोस्तों चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण देती है। यासुकी चांद को अपने पेड़ पर तो बुला लिया था, पर दोस्तों चांद ने अपने भाई को बता दिया था कि वह यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। दोस्तों चांद को यासुकी चांद स्कूल के मैदान में बनी एक तरह से जो क्यारी थी उसके पास मिली, यानी कि उसके पास वो लेकर गई, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थी और स्कूल में सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। तो दोस्तों चांद बहुत ही उत्साहित थी, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आज वो दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका राज किसी को भी नहीं पता था। क्योंकि देखिए, ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था ये दोनों बच्चों के लिए, और क्योंकि कोई भी इस बात की उन्हें परमिशन नहीं देता कि यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाया जाए, तो इसीलिए इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी गई थी। और साथ ही जितनी खुशी तोस्तो और यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने की हो रही थी, उतनी खुशी यासुकी चांद को भी हो रही थी, क्योंकि वो पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ने वाला था, पहली बार किसी पेड़ पर जाने वाला था। तो इस बात पर लेखिका कहती है कि तोस्तो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद जल्दी से स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। दोस्तों चांद ने इसकी योजना पहली रात ही बना दी थी कि किस तरह से यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने में मदद करेगी। तो देखिए, ये था यासुकी चांद का दोस्तों चांद का एक बहुत ही बड़ा पेड़, और उस बहुत ही बड़े पेड़ पर इस तरह से ऊपर से शाखाएं निकल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं निकल रही थी। तो वो उसको ऐसी जगह पर जमीन से 6 फीट ऊपर, कम से कम 6 फीट ऊपर उसको वहां पर ले जाना चाहती थी, जो जमीन से लगभग 6 फीट ऊपर था। और वहां पर वो उसको बिठाकर, क्योंकि पेड़ काफी बड़ा था, और वो यहाँ पर इस तरह से बिठाकर उसको वहां से बहुत, जो ये दुनिया है बहुत बड़ी, जो चारों तरफ चीजें हैं वो उसको बहुत सुंदर तरीके से दिखाना चाहती थी। तो सारी उसने तैयारी पहले ही कर ली थी। तो पहले वो खुद कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़ी और फिर सीढ़ी किनारे को पकड़ लिया, यहाँ से सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया, और फिर यासुकी चांद को पुकारा और कहा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। और सीढ़ी के किनारे को उसने पकड़ लिया था, और फिर
यहाँ पर तोस्तो चान की बात सुनकर यासुकी चान ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। जब वो पेड़ पर चढ़कर बैठी हुई थी वहां पर और उसको कह रही थी कि अब तुम भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो। अब वो सीढ़ी लगाकर बैठी हुई थी इस तरह से और उसने सीढ़ी को पकड़ा हुआ था। वो यहाँ पर बैठी हुई थी और उसने सीढ़ी को पकड़ा हुआ था और वो यासुकी चान को कह रही थी कि अब तुम भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो। तो इस तरह से यासुकी चान इतना ज्यादा कमजोर था कि वह पहली सीढ़ी पर बिना किसी सहारे के चढ़ नहीं पा रहा था। यानी कि जो पहली सीढ़ी थी, जो पेड़ पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ी थी, उसकी पहली सीढ़ी पर भी किसी चीज का इंतजार कर रहा था, किसी सहारे का इंतजार कर रहा था, वो पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। दोस्तों चांद सीढ़ी से नीचे उतर आई, यासुकी चांद को सहारा देते हुए पीछे से धक्का देने लगी। वो यहाँ उतर कर आई सीढ़ी से नीचे, यहाँ पर आई और यासुकी चांद को चढ़ने के लिए यानी कि पेड़ पर चढ़ने के लिए धक्का देने लगी। उसको इस तरह से धक्का देने लगी और इसके अलावा वो क्या कर सकती थी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो भी बहुत छोटी बच्ची थी, तो इसके अलावा वो गोदी में उठाकर तो नहीं लेकर जा सकती थी, तो वो भी उसको धक्का देने लगी पेड़ पर चढ़ने के लिए। अब क्या हुआ, फिर उसे एक दूसरी योजना सूझी। वो योजना क्या थी कि स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी, जहां मौजूद हर एक चीज को उलट पुलट कर देखा। फिर अब उसको 3 पैरों वाली एक सीढ़ी मिल चुकी थी, 3 पैरों वाली सीढ़ी। इस तरह से उसके ऊपर एक टेबल जैसा होता है और वो इस तरह से 3 पैरों पर टिकी हुई होती है वो सीढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से उसको एक 3 पैरों वाली सीढ़ी मिल गई। और अब क्या हुआ, जब उसको वहां पर 3 पैरों वाली सीढ़ी मिली, जिसे पकड़ कर रखना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि उसको पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो खुद स्टेबल थी अपने आप में। 3 उसके पैर थे, वो जमीन पर आराम से खड़ी हो सकती थी, तो उसने बिल्कुल भी उसको दिक्कत इस बात से नहीं हुई, उसको पकड़ कर रखना जरूरी नहीं था। दोस्तों चांद ने यासुकी चांद को हिम्मत देते हुए कहा, ऐसे कहा कि बड़ी बहन की आवाज में, जैसे बड़ी बहन हमें समझाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से एक बड़ी बहन की आवाज में कहा कि देखो अब डरना मत, ये 3 पैरों वाली सीढ़ी है और जोर जोर से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगी। यासुकी चांद किसी भी कीमत पर पेड़ पर चढ़ना चाहता था, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा उत्साहित था और पेड़ पर चढ़ना चाहता था। और उसने दोस्तों चांद को उसके लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा था। और दूसरी बात कि पहले तो वो खुद के लिए चढ़ना चाहता था और दूसरी बात वो देख रहा था कि दोस्तों चांद उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए। तो उसने डर को एक तरफ किया और पेड़ पर चढ़ने का फैसला लिया। उसने सोचा कि अब तो मुझे पेड़ पर चढ़ना ही होगा, अब तो मुझे पेड़ पर चढ़ना ही होगा। तो उसने डर को एक तरफ किया और पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। यासुकी चांद बहुत कमजोर था, यासुकी चांद बहुत कमजोर था, जिस कारण उसे सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी तक, जो सीढ़ी थी इस तरह से 3 पैर वाली, तो जब सीढ़ी इस तरह से थी, देखिए वो इस तरह से बंधी हुई रहती थी, ये गिरने का बिल्कुल इसमें डर नहीं था। और ये 3 पैर वाली जो सीढ़ी थी ये आराम से स्टेबल थी जमीन पर, तो उसको गिरने का डर नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर था, ज्यादा ही कमजोर था, जिस कारण उसे सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। किसको? यासुकी चांद को। यासुकी चांद को सीढ़ी के आखिरी हिस्से तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग गया था। और दूसरा, उसके शरीर में खुद को सही से संतुलित करने की शक्ति नहीं थी। और दूसरा कि उसको अपने आप को बैलेंस करने की शक्ति उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि वो पोलियो से ग्रस्त था और उसका जो बॉडी थी वो स्टेबल नहीं थी, बहुत ज्यादा स्थिर करने की, बहुत ज्यादा संतुलित बैलेंस करने की उसको इतना ज्यादा शक्ति उसके शरीर में नहीं थी। पर वह सीढ़ी चढ़ने का प्रयास लगातार कर रहा था। तो जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कर रहा था, उसका शरीर इधर उधर हिल डुल रहा था और जिस कारण उसके गिरने की संभावना अब बढ़ रही थी, क्योंकि वो लास्ट सीढ़ी तक पहुंचने वाला था और
इस कारण उसके गिरने की संभावना जो है बढ़ रही थी। यही कारण था कि तोस्तो चान उससे सहारा देने के लिए अपने सिर का इस्तेमाल कर रही थी। यानी कि अब जब वो लास्ट सीढ़ी तक पहुंच चुका था, यानी कि वो लास्ट सीढ़ी पर पहुंच चुका था और अब उसका शरीर जो है कंपायमान हो रहा था, कंपन कर रहा था, बहुत ज्यादा हिलडुल रहा था और वो अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए उसने क्या किया, अब तोस्तो चान ने उसको हिम्मत नहीं हारने दी और उसको अपने सर का सहारा दिया, यानी कि ऐसे सर से उसको ऊपर उठाने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत बड़ी नहीं थी कि उसको गोदी में उठा के ऊपर रख दे। तो उसने अपने सर का सहारा उसको दिया और दोनों हाथ यासुकी चान के पैरों को ऊपर की ओर धकेलने में व्यस्त थे। इस तरह से यहाँ पर जो तोस्तो चान था वो यहाँ तक पहुंच चुका था और यासुकी चान उसको यहाँ से धकेल रही थी ऊपर की तरफ और ऐसे अपने सर का सहारा उसको दे रही थी। तोस्तो चान के साथ यासुकी चान ने भी अपनी पूरी शक्ति से जूझ रहा था, क्योंकि तोस्तो चान खुद तो बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी यासुकी चान को पेड़ तक पहुंचाने की, लेकिन खुद यासुकी चान भी मेहनत कर रहा था यहाँ पर कि तोस्तो चान उसकी इतनी हेल्प कर रही है तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उस पर चढ़ना चाहता था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। और आखिर ऐसा समय आया कि वो ऊपर पहुंच गया और अंत में वो खुशी के मारे बहुत जोर से चिल्ला उठा। क्या चिल्लाया, परंतु उसे अचानक अपनी तोस्तो चान की सारी मेहनत बेकार लगने लगी। वो बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से। जब वो ऊपर पहुंचा पेड़ के तो वो बहुत जोर से खुशी से चिल्लाया कि मैं पहुंच गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जस्ट पहुंचते ही उसको अपनी और तोस्तो चान की सारी मेहनत बेकार लगने लगी, क्योंकि तोस्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर पेड़ के उस हिस्से पर पहुंच चुकी थी जहां दो मोटी मोटी शाखाएं जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से क्योंकि अब तोस्तो चान ने उसे पेड़ पर बिठा दिया था और वो खुद भी अब पेड़ की उस जगह पर पहुंच गई थी जहां से दो मोटी मोटी शाखाएं निकल रही थी। इस तरह से वो बीचों बीच पेड़ के पहुंच चुकी थी। यासुकी चान सीढ़ी थामे हुए पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही, क्योंकि यासुकी चान सीढ़ी थामे हुए तोस्तो चान की ओर देखने लगा और यह सब देखकर तोस्तो चान को रोना आने वाला था। तोस्तो चान को रोना जरूर आ रहा था, परंतु वो रोई नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह ही रोने लगेगी तो यासुकी चान भी रोने लगेगा। वो डर गई। वो क्यों डर गई? क्योंकि उसको लगा अगर वह रोई तो यासुकी चान भी रोने लगेगा और वह किसी भी तरह से हार नहीं मानने वाली थी। वो हर कीमत पर यासुकी चान को अपने पेड़ पर वो सारी चीजें दिखाना चाहती थी जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो यासुकी चान को अपने पेड़ से वो हर चीज दिखाना चाहती थी जो यासुकी चान ने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उसका कोई अपना पेड़ नहीं था। वो किसी भी पेड़ पर चढ़ने नहीं जाता था, वो कहीं पर भी नहीं जा सकता था। तोस्तो चान यासुकी चान से बहुत छोटी थी। तोस्तो चान यासुकी चान से छोटी थी। यासुकी चान बहुत बड़ा था, जिस कारण तोस्तो चान को अगर कोई अपने से बड़े यासुकी चान का पूरा भार खींचकर पेड़ पर चढ़ाते हुए देखता तो उससे वे सच में बहुत बड़ा खतरा उठाते ही दिखाई देते, क्योंकि जो यासुकी चान था वो एज में तोस्तो चान से बड़ा था। तोस्तो चान उससे काफी छोटी थी, लेकिन क्योंकि यासुकी चान एक विशिष्ट बालक था, उसको पोलियो था, तो वो थोड़ा सा कमजोर था, वरना वो उम्र में तोस्तो चान से काफी बड़ा था। तो अगर किसी ने देख लिया होता कि तोस्तो चान पेड़ से उसे ऊपर खींच रही है अपने पूरे भार के साथ, तो ये दोनों के लिए बहुत बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि दोनों बच्चे गिर सकते थे, दोनों को बहुत बड़ी चोट लग सकती थी। तो क्योंकि यासुकी चान बड़ा होने के कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी था,
जिस कारण अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो वे सीढ़ी से नीचे गिर जाते और उनको बहुत चोट लग सकती थी। परंतु लेखिका कहती है कि यासुकी चान को तो तोस्तो चान पर पूरा विश्वास था। यासुकी चान भले ही उससे बड़ा था, लेकिन क्योंकि उसकी जो इच्छाएं थी, उसकी जो एक तरह से पेड़ पर चढ़ने की जो आशा थी वो, और साथ ही यासुकी चान पर उसका भरोसा बहुत बड़ा था, इसीलिए वो विश्वास कर रहा था इस बात पर। और तोस्तो चान खुद भी यासुकी चान के लिए बहुत बड़ा खतरा उठा रही थी, यानी कि खुद अपने लिए भी वो बहुत बड़ा खतरा उठा रही थी। अपने छोटे छोटे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचने लगी। जब आधी सीढ़ी पर पहुंचा था तो यासुकी चान ने क्या किया, वो कूद कर पेड़ की उस बड़ी डाल पर पहुंच गई। अब यासुकी चान, तोस्तो चान को इस बात से डर लगा कि यासुकी चान ऊपर नहीं आ पाएगा, तो उसको रोना आने वाला था, लेकिन वो रोई नहीं। उसने हिम्मत की, उसको लगा अगर मैं रोई तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने बिना रोए उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। अब काफी मेहनत के बाद, जब बहुत देर मेहनत की गई, दोनों आमने सामने पेड़ की उस शाखा पर खड़े थे। आखिर तोस्तो चान की मेहनत सफल रही। काफी मेहनत के बाद जब तोस्तो चान ने यासुकी चान को खींच लिया था, तो दोनों पेड़ की उस मोटी शाखा पर खड़े थे जहां से पेड़ की दो मोटी शाखाएं जुड़ी थी। यासुकी चान कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, तो उसे पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर से सारी दुनिया कैसे दिखाई देती है, क्योंकि यासुकी चान कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, तो उसको पता नहीं था कि दुनिया जो पेड़ से किस तरह की दिखाई देती है। अब जिस कारण जब वह पेड़ पर चढ़ा तो हैरानी और खुशी से बोल पड़ा कि तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। जब वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो पेड़ पर चढ़ा तो उसकी खुशी से, उत्साह से, एक्साइटमेंट से उसकी आवाज निकली बहुत जोर से कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। लेखिका कहती है कि वे दोनों बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की बेफिजूल बातें कर रहे थे। यासुकी चान खुशी से भरा हुआ था और तोस्तो चान को बता रहा था कि उसकी बहन अमेरिका में है, और उसने यासुकी चान को बताया कि वह एक चीज होती है टेलीविजन, एक चीज होती है टेलीविजन। अब टेलीविजन के बारे में वह कहती है कि जब टेलीविजन जापान में आ जाएगा तो वह सब घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। तो यहाँ पर जो यासुकी चान है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरी बहन रहती है अमेरिका में। तोस्तो चान को बता रहा था कि मेरी बहन रहती है अमेरिका में, और वहां पर टेलीविजन नाम की एक चीज होती है, और वो चीज जब जापान में आ जाएगी तो ये हम घर में बैठे बैठे सुमो कुश्ती देखा करेंगे। और वो कहती है कि टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। कैसा होता है? टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। तोस्तो चान यासुकी चान की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तोस्तो चान को यासुकी चान की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि यासुकी चान जिस टेलीविजन के बारे में बता रहा था वह जापान में किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि देखिए, जो यासुकी चान बता रहा था अपनी जगह से बात वो बिल्कुल सही थी, लेकिन तोस्तो चान को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जापान में अभी तक टेलीविजन किसी ने नहीं देखा था। और यहाँ पर यासुकी चान की बातें सुनकर वह यही सोच रही थी कि कोई सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा, क्योंकि उसने बताया था यासुकी चान की दीदी ने उसे कि जो टेलीविजन होता है वो डब्बे के जैसा होता है। तो तोस्तो चान जब उसकी बातें सुन रही थी तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि इतना बड़ा सुमो पहलवान एक छोटे से डब्बे में कैसे आ जाएगा, क्योंकि सुमो पहलवान का आकार तो बड़ा होता है। जो पहलवान होते हैं, देखा होगा ना अपने, जो जापानीज जो पहलवान होते हैं बहुत ज्यादा मोटे, बहुत ज्यादा थुलथुले, इस तरह के होते हैं बिल्कुल।
तो इतना बड़ा पहलवान एक छोटी सी टीवी में कैसे आएगा, जब उनको पता नहीं कि टीवी होता क्या है, टेलीविजन होता क्या है। परंतु फिर भी उसे यासुकी चान की बात बहुत मनमोहक लगी, यानी कि उसको लग रहा था कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। देखिए, जो बचपन में होता है ना कि आप भी इस तरह की बातें करते होंगे आपस में, हमने भी इस तरह की बातें की। देखिए कि मेरे पास इस तरह का डॉल सेट है, मेरे पास गुड़िया है, मेरे पास डिनर सेट है, या मेरे पास डॉक्टर सेट है। तो हम इस तरह के अपने खिलौनों के बारे में, अपने घर के बारे में, या जो कुछ नहीं भी होता है ना उसके बारे में भी हम इमेजिन कर करके बताते हैं अपने दोस्तों को। किस लिए? ताकि एक तरह से कि हमारी बातों को लोग सुने। तो इसी तरह की बातें उनकी हो रही थी, लेकिन जो यासुकी चान बता रहा था वो बिल्कुल सही थी, लेकिन दोस्तों चान को वो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मजा बहुत आ रहा था उसकी बातों में। उस समय ऐसा लग रहा था कि वे पेड़ मानो गीत गा रहे हैं। जब वो दोनों बच्चे खुशी से वहां पर बैठे हुए थे, खास तौर पर आज यासुकी चान का जो सबसे बड़ा सपना था, जो कि उसके माँ बाप भी कभी उसका पूरा नहीं होने देते, क्योंकि कभी कोई नहीं चाहेगा उसके लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना। लेकिन आज दोस्तों चांद ने उसका बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया था, तो वो बहुत ज्यादा खुश था अंदर से। तो ऐसा लग रहा था कि जितने भी ये पेड़ हैं मानो गीत गा रहे हो खुशी से। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अपने इस लक्ष्य को हासिल किया था। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि शायद ही इसके बाद उसको दोबारा इस तरह का मौका मिलता, क्योंकि आपने खुद देखा कि कितनी ज्यादा मेहनत इस काम में लगी थी, कितना ज्यादा तरीके, कितने ज्यादा एक तरह से अलग अलग तरीके से कितने ज्यादा मौके यहाँ से निकाले होंगे, कितने तरीके निकाले होंगे, कितने बहुत अलग अलग तरीके से ये योजना बनाई गई थी। तो शायद ये मौका दूसरी बार मिल पाए। तो कहने के लिए कि पहला और अंतिम ये मौका था। कहने का तात्पर्य है कि यासुकी चान का यह पहला मौका था जब वह पेड़ पर चढ़ा था, और आखिरी इसलिए क्योंकि दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि ये सबसे ज्यादा खतरे वाली बात थी दोनों बच्चों के लिए। दोनों बच्चे अगर, क्योंकि तोस्तो चान उससे छोटे थी, और अगर दोनों गिर जाते तो शायद बहुत ज्यादा घायल हो जाते, बहुत बड़ी चोट इन दोनों को लग सकती थी। तो ऐसा रिस्क शायद ही कोई उठाने देता इन दोनों को अगली बार। तो इसीलिए कहा कि तोस्तो चान के लिए ये पहला और आखिरी मौका था पेड़ पर चढ़ने का। देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत ही प्यारा था। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में चैप्टर अटेंड नहीं किया होगा तो उन्हें भी समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से चैप्टर को बुक में पढ़ेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ेंगे तो शायद इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ते हैं, समझ समझ कर पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट आता है चैप्टर को पढ़ने में। पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस चैप्टर को घर पर रिवाइज करें एक बार, उसके बाद कोई डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में क्लियर करवाएं। फिलहाल हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया है, केवल उत्तर अगर आप चाहें तो उतार सकते हैं। पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तो तोस्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोस्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? देखिए, तोस्तो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास इसीलिए किया क्योंकि वो यासुकी चान का प्रिय मित्र था, यानी कि यासुकी चान उसका प्रिय मित्र था, और वह पोलियोग्रस्त था, और इसीलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो जापान में हर बच्चे के पास जो एक अनोखी पाठशाला होती है, और उस पाठशाला में हर बच्चे के पास अपना एक पेड़ होता है, और उस पर चढ़ने का किसी को भी इस तरह से कोई और बच्चा किसी के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो तोस्तो चान के पास भी अपना इस तरह का एक पेड़ है, और लेकिन यासुकी चान को पोलियो हो गया और उसका अपना कोई पेड़ नहीं है, इसलिए यासुकी चान उसको अपने पेड़ पर तोस्तो चान जो है उसको
अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, क्योंकि यासुकी चान ने आज तक पेड़ पर कभी भी चढ़कर वो सब चीजें नहीं देखी जो तोस्तो चान ने देखी है। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो नेक्स्ट सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और सफलता प्राप्त करने के बाद, जब दोनों ने दृढ़ निश्चय किया था और फिर सफलता प्राप्त की, तो उसके बाद तोस्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ। जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव यानी कि ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद पहले कभी नहीं हुआ। तो ऐसा अपूर्व अनुभव आज उन दोनों को प्राप्त हुआ। दोनों के अनुभव बहुत ही ज्यादा अलग हैं, दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज्यादा अलग हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, ये देखिए। अंतर क्या है, क्योंकि तोस्तो चान जो है उसका अपना पेड़ था और वो बहुत बार चढ़ चुकी थी। जो तोस्तो चान थी उसका अपना पेड़ था, वो बहुत बार चढ़ चुकी थी। और जो यासुकी चान जो था वो पोलियोग्रस्त था और उसके पास अपना कोई पेड़ नहीं था, और इसीलिए पेड़ पर चढ़कर उसको अलग से खुशी मिली थी। और दूसरा कि वो उसको बहुत ज्यादा खुशी मिली, और ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो अनुभव था, उसके लिए बहुत ही नया था, बहुत ही अलग था, और ये मौका भी उसके लिए शायद पहला और आखिरी था। तो इसीलिए दोनों के लिए ये एक्सपीरियंस, दोनों के लिए अनुभव बहुत ही ज्यादा अपूर्व था। पाठ में खोज कर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोस्तो चान पर कब पड़ रहा था, वो दोनों पसीने में तरबतर हो रहे थे, और कब एक बादल का टुकड़ा उन्हें छाया देकर बचाने लगा। आपके अनुसार इस परिस्थिति को बदलने के क्या कारण हैं? तो चैप्टर को एक बार घर पर पढ़िए, और देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है आपके अनुसार। चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, यासुकी चान के पास पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था, पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखिए यासुकी चान के पास जो पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि वो पोलियोग्रस्त थी और उसका कोई भी दोस्त उसका कोई भी दोस्त उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास करता है। तोस्तो चान उसके बार बार असफल होने पर उसे बड़ों से छिपाकर, यानी कि बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे इस बात को, उसको पेड़ पर चढ़ाती है। इसीलिए लेखिका कहती है कि उसके पास यह अंतिम और आखिरी मौका है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह की योजनाएं बनानी पड़ी, अलग अलग तरह के प्रयास करने पड़े, अलग अलग तरह की परेशानियां यहाँ पर उठानी पड़ी। उसी के बाद तोस्तो चान को यह अवसर मिल पाया। तो चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। शेष प्रश्न आप अपने आप करने का प्रयास करें। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट अगर होता है तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द भी आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं, साथ ही आपके साथ यहाँ पर भी कुछ शेयर किए जा रहे हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। कोई भी दिक्कत होगी चैप्टर से रिलेटेड तो उसको आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।